जीनियल स्मार्ट न्यूज में आज हमारे साथ हैं गणेश राम नागर सरस्वती शिशु मंदिर की प्रधानाचार्य श्रीमती रश्मि अग्रवाल जी। आज हम उनसे बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए। आपने अपने कैरियर की शुरुआत किस तरह से की? 1992 की बात है, जब मैंने अपने साथ में पढ़ने वाले बच्चों को देखा कि वो लोग ट्यूशन्स करते हैं, स्कूल में जॉब करते हैं, तो मेरा भी एक इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि मैं भी इसमें करूं। बट मेरी फैमिली मुझे परमिट नहीं कर रही थी, तो मैंने इंसिस्ट किया, उनको बताया कि बाहर जाकर क्या फ़ायदे हो सकते हैं या शिक्षा का क्षेत्र हमारे लिए क्यों इतना पवित्र है और सेफ है मोस्ट ऑफ ऑल। तो उसमें उन्होंने फिर मुझे 1992 में परमिशन दी। एक छोटे से स्कूल से मैंने शुरुआत करी शिक्षा के क्षेत्र। आप अपने स्कूल की विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा बताएं। गणेशम नगर सरस्वती शिशु मंदिर विद्या भारती से एफिलेटेड है। हमारी गवर्निंग बॉडी विद्या भारती है, जो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक इकाई है। यहाँ हिंदुत्व को के साथ साथ संस्कारों का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। विद्यालय में ना केवल मॉडर्न एजुकेशन दी जाती है, अपितु बहुत सारे हमारे संस्कार बच्चों को दिए जाते हैं, जैसे ड्योढ़ी प्रणाम। जैसे मंदिर में घुसते हुए ड्योढ़ी को प्रणाम किया जाता है, वो हमारे छोटे-छोटे प्ले ग्रुप के बच्चे भी करते हैं, टीचर्स भी करती हैं। दूसरा, हमारा स्कूल पिछले 7 साल से प्लास्टिक फ्री स्कूल है। यहाँ पर किसी भी बच्चे को, टीचर को प्लास्टिक के टिफ़िन बॉटल लाने की परमिशन नहीं है और आज हमारा स्कूल हम कह सकते हैं टोटल प्लास्टिक फ्री है बच्चों के टिफ़िन बॉटल के रिगार्डिंग। तीसरा, हमारी ये विशेषता है कि हमारे छोटे-छोटे बच्चों के ऊर्जावान बनाने के लिए उनके विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिशन्स कराए जाते हैं। जैसे रामचरितमानस की चौपाइयों पर आधारित अंताक्षरी कराई जाती है, जिससे बच्चों के मॉरल वैल्यूज़ और भारतीय संस्कृति से अवेयरनेस आए। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के त्योहार सेलिब्रेट किए जाते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किए जाते हैं विद पॉम्प एंड शो। जैसे कि जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली, नवदुर्गा, इनके हम डिफरेंट तरीके से इनका मंचन करा के बच्चों को इनके बारे में बताकर, और साथ ही साथ हमारे महापुरुषों की जयंतियाँ भी हम सेलिब्रेट करते हैं, जिससे कि बच्चों को हमारे गौरवशाली भारत के बारे में भी पता चले। आपके स्कूल में निर्धन विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। हमारे विद्यालय का उद्देश्य धन कमाकर डिफरेंट बिल्डिंग तैयार करना नहीं है। हमारे विद्यालय का उद्देश्य गुणात्मक एजुकेशन देने का है, शिक्षा देने का है। हम गुणात्मक शिक्षा पर ज़्यादा जोर देते हैं बजाय संख्यात्मक शिक्षा गुणों के। और हमारे यहाँ जिनके फादर नहीं हैं और उनको नीड है, या जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, बट पढ़ना चाहते हैं, सेवा भारती के बच्चे हैं, इन सब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। अगर वैसे तो हम फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फॉर्म के आधार पर एक सर्वे किया जाता है। सर्वे में हमें लगता है कि ये बच्चा वाक़ई कितना नीडी है, उसके हिसाब से उसको मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। कभी हम पूरी भी फीस माफ़ करते हैं और अभी भी हम कह सकते हैं कि करीब 50 से 60 बच्चे बिल्कुल बिना किसी भी पैसे के यहाँ पे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और स्पेशली लड़कियों की शिक्षा के लिए हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। आपकी नज़र में शिक्षा केवल कैरियर का साधन है या संस्कारित भी करती है? शिक्षा का एक उद्देश्य करियर भी है, लेकिन सिर्फ धन कमाना अगर शिक्षा का उद्देश्य है तो शिक्षा बेकार है। जब तक शिक्षा से हम किसी एक सभ्य नागरिक का निर्माण नहीं कर सके, देश के लिए एक अच्छे नागरिक का निर्माण नहीं कर सके, अच्छा इंसान नहीं बना सके, तब तक शिक्षा बेकार है। तो हमारे विद्यालय में इस तरीके का विशेष ध्यान रखा जाता है कि मॉडर्न एजुकेशन, मैंने जैसे पहले भी कहा कि मॉडर्न एजुकेशन तो दी जाती है, अर्निंग का आफ्टर ऑल अर्निंग भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ-साथ हम देशभक्ति, बच्चों के अंदर संस्कार, बच्चों के माता-पिता के प्रति उनका समर्पण, घर के प्रति उनका समर्पण, देश के प्रति, समाज के प्रति समर्पण, ये सब बातों पर भी विशेष ध्यान रखकर बच्चों को संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान करते हैं। मुझे लगता है शिक्षा संस्कार युक्त होगी तभी देश आगे बढ़ेगा और अच्छे नागरिकों का निर्माण हो सकेगा, जो कि इस तरीके से हमारे विद्यालय इस सब कसौटियों पे खरा उतरता है। आपके मन में शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का ही विचार किस तरह से आया? इसका सिंपल सा आंसर यही है कि शिक्षा का ही क्षेत्र एक ऐसा है कि जिसमें हम अच्छे नागरिकों का निर्माण कर सकते हैं। कहा जाता है किसी टीचर को डॉक्टर इंजीनियर की ज़रूरत पड़े या नहीं पड़े, लेकिन हर डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट सबको टीचर की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। और ये भी कहा जाता है एक टीचर अच्छी है तो पूरे की पूरी जनरेशन अच्छी है, और अगर एक टीचर खराब है तो पूरी की पूरा जनरेशन खराब हो जाती है। तो एक टीचर ही एक वो माध्यम है जो कि अगर हम देश की सेवा करना चाहते हैं
तो मेरे को लगता है कि शिक्षा का क्षेत्र सबसे ज़्यादा उपयोगी क्षेत्र है, जिससे कि हम देश की सेवा केवल बॉर्डर पे खड़े होकर ही देश की सेवा सेवा करना नहीं होता है। अच्छे नागरिकों का निर्माण करना भी देश की सेवा करना होता है। तो मैंने यही सारी बातें जब मेरे संज्ञान में आई, तो मेरे को लगा कि शिक्षा का क्षेत्र ही वो क्षेत्र है, जिससे कि हम बच्चों को, अच्छे नागरिकों को तैयार करके देश को आगे बढ़ा सकते हैं। विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? आज का युग कॉम्पिटिशन का युग है। आज छोटे-छोटे बच्चों में भी कॉम्पिटिशन की भावना है। तो बच्चों का जो कॉम्पिटिशन होना चाहिए, वो एक तो स्वस्थ कॉम्पिटिशन होना चाहिए, हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए, ना कि प्रतिस्पर्धा। स्वस्थ होगी तो बच्चा आगे बढ़ेगा। बच्चे के अंदर ये क्वालिटी डेवलप करना चाहिए कि जो उसके अंदर इनर क्वालिटीज़ हैं, उसको बाहर निकाले। बच्चों का समग्र विकास तभी संभव है कि केवल एक हमने अंकों के आधार पर बच्चों को जज ना करें। बच्चों के अंदर कुछ बच्चे बहुत अच्छे क्रिकेट में होते हैं, स्पोर्ट्स में होते हैं, कुछ बच्चे ड्राइंग बहुत अच्छी करते हैं, कुछ बच्चे अदर सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ साइंस में बहुत अच्छे होते हैं। तो उनका समग्र विकास के लिए ज़रूरी है कि उनकी इनर क्वालिटीज़ को एनहांस किया जाए, उनकी इनर क्वालिटीज़ को बढ़ाया जाए। और इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप्स के कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज़ करके उनकी क्वालिटीज़ को निखार सकते हैं। साथ ही साथ उन बच्चों के अंदर एक ऐसी भावना भी विकसित करनी है कि एक फेलियर, मतलब जो फेल का मतलब माना जाता है कि हम फेल हो गए, लेकिन हमारे हिसाब से फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। आप जब कोई चीज सीखते हो तो 2-4 बार फेल होते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका एंड। तो एंड का मतलब भी मेरे है एफर्ट्स नेवर डाई। एंड का मतलब हो गया खत्म, बिल्कुल खत्म, ऐसा नहीं है। आज बच्चे बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं क्योंकि हम सिखाते ही हैं फेल हो गए तो खत्म हो गया। लेकिन इस फेल का मतलब हमेशा ये रहता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, नॉट द फेल मतलब खत्म। सेम एंड का एंड का मतलब भी ये होता है कि एफर्ट्स नेवर डाई। एफर्ट्स करोगे तो 100% आगे बढ़ोगे। तो युवाओं के समग्र विकास के लिए जरूरी है कि उन्हें इन चीजों को सिखाया जाए। आज का युवा डिप्रेशन में चला जाता है, एक चीज में फेल हुआ नहीं, एक चीज में वो थोड़ा सा डाउन हुआ नहीं कि वो डिप्रेशन में चला गया, सुसाइड जैसे केस अटेम्प्ट कर रहा है, वो गलत है। और ये इसके लिए मैं कहूंगी कि सबसे ज्यादा जिम्मेदार हम माता पिता होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि हम शुरू से ही बच्चे को कहते हैं तू फेल हो गया, अब तू आगे कुछ नहीं कर सकता। हमें उन्हें मोटिवेट करें, उनकी इनर क्वालिटीज को बढ़ाएं। तो कोई कारण ऐसा नहीं है कि आज हमारा युवा जिस तरफ जा रहा है वो सही रास्ते पे ना आए। उसको फेलियर मानकर उसको एंड कह दिया, तेरा तो कैरियर ही एंड हो गया। अगर किसी बच्चे के मार्क्स कम आए तो घर वाले उसको परेशान करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। एक हमारे हम पेरेंट्स में एक गंदी आदत ये भी होती है कि हम शुरू से बच्चे को ये कहते हैं बेटा तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, तू विदेश जाके कमाएगा। हम कभी भी ये नहीं कहते बेटा तू बहुत अच्छा आदमी बन, इंसान बन। आज समाज में इतना लड़कियों के प्रति जो, छात्राओं के प्रति जो, लड़कियों के प्रति जो इस तरीके के केसेस होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं माता पिता जिम्मेदार है। क्योंकि हम लड़कियों को तो बहुत संस्कार बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेटों को नहीं समझाते। हम बेटों को ये नहीं कहते कि बेटा दूसरी लड़की भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी की घर से है। अगर तुम अपनी बहनों के लिए सुरक्षा चाहते हो तो दूसरों के लिए भी बनो। तो मेरे हिसाब से युवाओं के समग्र विकास के लिए जरूरी है कि पहले उनके अंदर इनर क्वालिटीज को डेवलप करें, दूसरा उनके बौद्धिक विकास के लिए कुछ काम करें। आज हम बौद्धिक विकास के बारे में तो बात ही नहीं करते हैं। सिर्फ हमने शिक्षा में पढ़ा रख ले और नहीं पढ़ा तो तू फेल हो गया, तो कुछ नहीं कर सकता, बस यही कर रखा है हमने। तो मुझे जो लगता है कि इसमें माता पिता को आगे आना चाहिए और माता पिता को ये समझना चाहिए कि फेल और एंड जैसे शब्द कभी होते ही नहीं। आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं और आप एक प्रधानाचार्य भी हैं, तो इस नाते आप पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे, सभी पेरेंट्स को? हमारे यहाँ मातृ सम्मेलन होता है, अभिभावक सम्मेलन होता है, उसमें हम समय समय पर करते हैं, करीब करीब हर महीने करते हैं। हम माताओं को अलग से बुलाकर उनको भी हम यही कहते हैं कि क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करो। आज बच्चा बहुत अकेला पड़ गया है। हमारे यहाँ न्यूक्लियर फैमिलीज होती चली जा रही हैं, जॉइंट फैमिलीज खत्म होती जा रही हैं, माँ बाप दोनों वर्किंग है, बच्चा अकेला है, घर में अकेला है, तो जो देखेगा करेगा। तो हमारे यहाँ ये कंपलसरी हम लोग मदर से बोलते हैं कि आधा घंटा एटलीस्ट पढ़ाई से, सब चीजों से हटकर बच्चे के साथ उनका बात करो, उनके साथ खेलो, उसके मनोदशा को समझो। अभिभावकों से, हम फादर से भी बोलते हैं, हम तो बहुत अच्छे से उनका अभिभावक सम्मेलन में पापाओं से भी बोलते हैं, और हम होमवर्क भी देते हैं पापाओं के लिए, मम्मियों के लिए। हम पापा पेरेंट्स के लिए हम होमवर्क भी देते हैं कि आपको अपने बच्चों के साथ कैसे रहना है, उसकी वीडियो डालिए।
कम से कम दिन में एक टाइम साथ भोजन करिए। कम खाना खाते समय बच्चा अपनी कोई बात की बात बोलता है या पूछता है, उसके समस्या का समाधान करिए। तो अगर हम अभिभावकों को ट्रेंड कर पाए तो कोई कारण नहीं है कि, क्योंकि स्कूल कभी गलत शिक्षा नहीं देता, ये तो सभी जानते हैं। तो हमारे घर से भी बहुत सारी शिक्षा मिलती है। पेरेंट्स को मेरा कहना ये है कि बच्चों की हर एक्टिविटी पे निगाह रखिए। निगाह रखने का मतलब उनको डांटना, फटकारना, मारना, कूटना नहीं है। निगाह रखने का मतलब है कि बच्चों को समझें, बच्चों को के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। तो कोई कारण नहीं है कि बच्चा अच्छा नहीं बने। तो यही तो मेरे पेरेंट्स से कहना है कि प्लीज बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आजकल शिक्षा के क्षेत्र में एक फैशन हो गया है कि छोटे-छोटे बच्चों को भी ट्यूशन पे भेजते हैं पेरेंट्स और उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं। तो आपको क्या लगता है ये कब तक ट्यूशन के लिए बच्चों को भेजना चाहिए, किस उम्र तक? मेरे हिसाब से तो माँ-बाप पढ़े लिखे हैं तो ट्यूशन भेजना ही नहीं चाहिए। मेरे स्कूल में तो मैं साफ कह रखा है कि छोटे बच्चों को अगर ट्यूशन भेजेंगे तो मैं स्कूल से नाम काट दूँगी। और इसका हम सर्वे भी कराते हैं टाइम-टाइम पर। क्योंकि आप अगर बच्चों के खुद नहीं पढ़ा सकते तो बच्चों को स्कूल के भरोसे ही मत छोड़िए, ट्यूशन के भरोसे मत छोड़िए। स्कूल वाले ने, ट्यूशन वाले ने कोई ज़िम्मेदारी नहीं ले रखी आपके बच्चे की, अगर आप ही टाइम नहीं दे पा रहे हो। दूसरा ये है कि ट्यूशन अगर हम कैपेबल नहीं है तो एक बार को समझ में आता है। लेकिन आज की सारी जनरेशन पढ़ी लिखी है तो ट्यूशन क्यों? और अगर आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो नो डाउट अभी तो कई शहरों में 2-4 ही वृद्धाश्रम है, नो डाउट फिर तो हर गली मोहल्ले में वृद्धाश्रम खुलेंगे। क्योंकि अभी छोटे बच्चों को अगर हम खुद टाइम नहीं दे पा रहे हैं, पढ़ा नहीं पा रहे हैं, बड़े होके वो हमें टाइम नहीं देंगे। तो कोई इश्यू नहीं है। हमारे स्कूल में ट्यूशन बिल्कुल पूरी तरह से बैन है। अगर टीचर हमारा पर्सनल टाइम देती है, सवेरे का हमने 0 पीरियड वंदना पीरियड रखा हुआ है, जिसमें टीचर जो हमारे बच्चों को जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है, हेल्प की ज़रूरत होती है, उनको टीचर पर्सनली ट्रीट करते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि ट्यूशन तो नहीं पढ़ानी चाहिए और स्पेशली अप टू 5th स्टैंडर्ड तो मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।